हर रंग की अपनी एक भाषा होती है। कभी खुशी बयां करती है तो कभी उम्मीद और तो कभी संघर्ष। इन रंगों को जब एक कलाकार अपनी आत्मा को एक कैनवस पर उतारता है तो सिर्फ वह एक पेंटिंग नहीं रह जाती, बल्कि एक कहानी बयां करती है। आज हम नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढटवाल। आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है कला और कौशल। कला और कौशल में हम बात करेंगे उनके सफ़र की, किस तरह से उन्होंने अपने सफ़र को शुरू किया, कैसे वो पहले फ़ोटो जर्नलिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया, उसके बाद वो पेंटिंग में, और आज के समय की अगर मैं उनकी बात करूं तो वो एक शिक्षक हैं और बच्चों को पेंटिंग का हुनर सिखाते हैं। आज हम गहराई से जानेंगे कि जब वो एक ब्रश को यूज़ करते हैं, रंगों का इस्तेमाल करते हैं, तो किन गहराइयों को और किस सोच को लेकर वो पेंटिंग को बनाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अमित कंवर, जो कि शिक्षक हैं एक सरकारी स्कूल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी, थैंक यू मैम। कला और कौशल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने जैसे अपने दर्शकों को बताया कि आप फोटो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आप फोटोग्राफी भी करते हैं, आप पेंटिंग भी करते हैं और साथ ही साथ जो है आप बच्चों को भी जो है सिखा रहे हैं जी। सबसे पहले शुरुआत कि आपकी इस कला की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जैसे बचपन में हमें कुछ ना कुछ शौक़ होते हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो जो मेरे मदर हैं वो मुझे अक्सर बोला करते थे कि जो भी मैं बनाता हूँ वो बहुत अच्छा बन जाता है, बन जाया करता होगा। मैं तो छोटा था, मुझे इतना याद भी नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ साथ मुझे कहा कि अगर ये पेंटिंग जो आप करते हैं, अगर ड्राइंग कर रहे हैं, तो अगर इसको आगे तक किया जाए। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 8th क्लास में था, 9th में जब पहुंचा, तो उस टाइम ऑप्शन हुआ करता था ड्राइंग के साथ इकोनॉमिक्स का। तो और सभी जितने मेरे क्लासमेट्स थे उन्होंने इकोनॉमिक्स अडॉप्ट किया और मैंने भी उनके साथ देखा देखी में वो कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि जो मेरे नंबर हैं वो डिक्रीज़ हो गए और मैंने रियलाइज़ किया कि जो ये मैंने इकोनॉमिक्स है वो शायद मैंने गलत उसको अडॉप्ट किया है। उसके बाद मैंने टीचर को फिर से अपने आर्ट टीचर को कहा कि आप मुझे प्लीज़ वापस ड्राइंग में ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपका एक टेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल वो बीत चुका है, तो आप वापस ले पाएंगे लेकिन आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो वो जब मैंने टेस्ट जो उन्होंने मुझे कहा था कि ये बनाना है, वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बालगुंज स्कूल में था। गवर्नमेंट बालगुंज स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। उस टाइम वो जो स्कूल है वो 10th क्लास तक ही था। तो उन्होंने कहा जो सामने बिल्डिंग है इसको आपको बनाना है, और मैंने वो जो बिल्डिंग है उसको पेंट किया, उसकी स्केच बनाया। तो जब उनको दिखाया तो उन्होंने एकदम से मुझे कहा कि हाँ, आप वापस ड्राइंग में आ जाओ। तो इस तरह से जो शुरुआत है वो स्कूल से वो वहाँ पर स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया टूटू गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि जो स्कूल बालगंज स्कूल था वो सिर्फ 10th तक ही था, मैट्रिक स्कूल था, वो मैट्रिकुलेशन वहाँ से होती थी। जब मैं टूटू स्कूल गया तो वहाँ पर मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि +1 +2 में ये सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं था। लेकिन जब मैं कॉलेज में शिफ्ट हुआ, जो कोटशेरा कॉलेज है, राजीव गांधी जो कॉलेज है, वहाँ पर जब मैं आया तो वहाँ मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक डिपार्टमेंट ऐसा भी है जहाँ पर पेंटिंग करवाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था। घर में आके मैंने मम्मी को भी अपने बताया कि मम्मा यहाँ पर इस तरह का एक सब्जेक्ट है। और मैं एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं कहा कि तू ये बन जा, तूने ये करना है। उन्होंने मुझे कहा जो भी करना है वो पूरी शिद्दत से करना है। जो भी करना चाहता है वो पूरी शिद्दत, पूरी लगन लगा के करना है, और जो तेरा दिल करता है वो करना है। तो जब मम्मा ने मुझे कहा कि ये जो तुझे अच्छा लगता है वो करना है, तो मैंने एकदम से वो पेंटिंग जो सब्जेक्ट है वो अडॉप्ट किया। और वहाँ से एक जो टर्नओवर, मैं इसको कहूँगा कि वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरे कैरियर में भी हुआ। और वो धीरे धीरे करते करते इसी के साथ, जैसे जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुँचा तो नेचुरली मैंने तो वही सब्जेक्ट लेना था। तो वहाँ पर विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट जो अभी भी वहाँ पर चल रहा है। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो मैं वहाँ पर मेरे सर हैं जिनके अंडर मैंने मास्टर डिग्री ली,
उन्होंने अभी रिसेंट उनका अपॉइंटमेंट हुआ एज अ वाइस चांसलर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ और वो मेरे मेंटर हैं जिन्होंने मुझे पूरा अच्छे से गाइड किया। तो इस तरह का ये स्टार्टिंग का दौर रहा है। जी। डॉक्टर अमित से बात करके जैसे हमने जाना कि अपने हुनर को समय रहते अगर हम पहचान लेते हैं तो अपनी मंजिल पाना बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह से डॉक्टर अमित ने अपनी हुनर को पहचाना, उनकी मदर ने पहचाना उनके हुनर को, तो अगर आप स्किल को पहचान लेते हैं, चाहे वो कोई भी स्किल आप में स्पोर्ट्स में हो या पेंटिंग में हो, अगर उसे समय रहते आप उसे पकड़ लेते हैं तो आप जो है उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हैं। जी। आपको शिक्षक, जैसे आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन और ये सब बताया कि आपने कैसे अपनी पेंटिंग के हुनर को आपने दोबारा उस चीज़ को किया, तो फोटोग्राफी पे मैं थोड़ी सी आप बात आती हूँ। पेंटिंग, ये तो पेंटिंग तक की बात की, तो आप फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं जी। तो थोड़ा मैं पेंटिंग के बारे में आपके इसमें फोटोग्राफी के बारे में जानना चाहूँगी कि ये फोटो जर्नलिस्ट का शौक कैसे हुआ और आपने कैसे फोटो जर्नलिस्ट का कहाँ कहाँ आपने काम किया। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे मदर फादर हैं उनकी जो शॉप है वो टेलरिंग की शॉप हुआ करती थी, दर्जी का वो काम करते थे। तो उनका मुझे पता था कि फाइनेंशियल सपोर्ट काफ़ी कम रहने वाला है और जो मेरे पास सब्जेक्ट था जो पेंटिंग है, तो ये एक थोड़ा कॉस्टली सब्जेक्ट है क्योंकि जो भी इसमें चीज़ें हैं वो आपको परचेज़ करनी है, वो चाहे कैनवसेस हैं, ब्रशेज़ हैं या कलर कोई भी मीडियम है, एक्रेलिक है या ऑयल है। तो वो मुझे था कि अगर मैं इनको बोलूँगा तो ये एक बर्डन हो जाएगा उनके ऊपर। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं साइड बाय साइड कुछ ऐसा करूं जो मुझे भी हेल्प करे और पेरेंट्स को भी उसमें अच्छा लगे। तो मुझे मौका मिला एक स्टूडियो में काम करने का। मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, बनवारी लाल उनका नाम था, अब तो इस दुनिया में नहीं है। तो उनका एक स्टूडियो था, उन्होंने मुझे गाइड किया, बोलते कि अगर आपने साथ में काम करना है तो आप मेरे साथ आओ। तो उनके साथ मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करनी स्टार्ट की, लेकिन वो मैरिज फ़ोटोग्राफ़ी बेसिकली वो हुआ करती थी, उनके साथ वो मैरिजेस कवर करनी होती थी। तो अक्सर क्या होता था कि मैरिज जब मैं कवर कर रहा होता था तो कई बार मैं कुछ ऐसे फ़ोटोज़ वहाँ पर ले लेता था जो कि मैरिज से हटकर होते थे। अब वो जो समय है वो फ़िल्म का दौर था, वो उसमें फ़िल्म एक वो डलती थी कैमरा में, अब तो मिररलेस आ गए हैं, SD कार्ड इसमें डलते हैं। तो जब वो प्रिंट होकर फ़ोटोज़ आने तब वहाँ पर पता लगता था कि अच्छा ये फ़ोटोज़ तो कुछ और ही करके मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर कहा कि तू मैरिज फ़ोटोग्राफ़ी के लिए नहीं बना है, तुझे कहीं और जाना है। तो वहाँ से उन्होंने मुझे जब गाइड किया तो मुझे एक मौका मिला दिव्य हिमाचल में। तो दिव्य हिमाचल में जब मैं गया तो वहाँ पे कुछ टाइम एज अ रिपोर्टर काम किया। उसके बाद वहाँ जो फ़ोटो जर्नलिस्ट थे वो कहीं और शिफ्ट हो गए, तो वहाँ मुझे एक मौका मिल गया अपनी क्रिएटिविटी को शो करने का। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, जैसे हमारी स्क्रीन पे हम फोटो देख रहे हैं, ये आपने फोटोग्राफ आपने खींची हुई है। तो थोड़ा सा जब आपने ये फोटो खींची तो क्या माइंड में था, क्योंकि लाइटिंग का भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये फोटोग्राफी जब आप खींच रहे थे तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाहूँ। जी जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट से मैं पास आउट हुआ हूँ, तो जो गोल्डन पॉइंट्स हैं और जो फ्रेम है, फ्रेमिंग कैसी है, गुड फ्रेमिंग क्या होती है, कंपोजिशन क्या है, तो वहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो जब भी मैं किसी फ़ोटो को देखता था तो मुझे वो एक अलग ही विज़न उसमें दिखाई देता था। तो जैसे अभी हमने जो आपने स्क्रीन पर वही फ़ोटो देखी है जिसमें शैडोज़ हैं, बहुत सारे वो वहाँ पर पासरबाईज़ हैं जो कि रिज के ऊपर घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी जो शैडोज़ है, मैंने वेट किया वहाँ पर थोड़ा सा कि सनसेट थोड़ा सन जो है डाउन हो जाए, और ड्यूरिंग सनसेट जो हमारी शैडोज़ होती हैं वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि ये इसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, क्योंकि जो मेरे फ़ोटोग्राफ्स हैं उसमें अगर आप जो भी फ़ोटोज़ अभी हम देखेंगे या देखने वाले हैं तो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पर हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कंपोजिशन वाइज है या हम उसमें लाइंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो वो बेसिकली वो सारा का सारा जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने डिपार्टमेंट को, विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट। जी।
कला और जीवन की अगर मैं आपकी एक बात करूं तो कला और जीवन से कैसे प्रभावित हुए आपकी, किस तरह से, क्या स्थान क्या रखती है? अगर मैं कला और जीवन के बारे में अगर बात करूं तो थोड़ा सा मैं वो जानना जी, चाहूँगी। जी। जो मुझे लगता है कि जो कला है, वो हमारे जीवन में हर पार्ट से हमारे जीवन की जुड़ी हुई है। चाहे वो हम घर से निकलते हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, जो भी हम करते हैं। अगर मैं आर्ट फील्ड की बात करूं, तो जैसे मैं फ़ोटोज़ के ऊपर ही वापस आता हूं, जब भी हम कोई फ़ोटोग्राफ लेते हैं, तो वो जस्ट एक फ़ोटोग्राफ नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, एक लाइफ़स्टाइल होता है, एक सोच होती है और एक सोशल बैलेंस भी होता है। बिल्कुल, आपने वहाँ ये एक फ़ोटो, ये अपनी स्क्रीन पे जो हम फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो बहुत ही, जिसे कहते हैं, दो आपने एक चीज़ को 2 बार कवर किया है। थोड़ा-सा ये किस तरह से कवर किया है, किस तरह से खींची है, ये मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी आपसे। मैं फिर से बात करता हूँ विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट की ही। जो क्रिएटिविटी है, वो बेसिकली कई बार होता क्या है कि हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है। जी। लेकिन अगर हम जो दुनिया में हो रहा है, जो दुनिया में एडवांसमेंट है, अगर उसको नहीं देखते हैं तो हम उसी जगह पर रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आगे बढ़ना है तो जो भी बड़े बड़े फ़ोटोग्राफर्स हैं, वो चाहे रघु राय हैं या माइक पांडे हैं, तो इतने बड़े बड़े नाम जो हैं, मैंने उन लोगों की वर्कशॉप्स भी अटेंड की है। तो अब होता क्या है कि जब भी किसी फ़ोटो को मैं देखता हूँ कि ये फ़ोटो सामने से, एक फ़ोटो सामने से देखना होता है, एक उसमें अपना कुछ क्रिएटिव करना। तो जब भी मैं किसी फ़ोटो को देखता हूँ तो मुझे वो एक अलग ही विज़न दिखाई देता है। मतलब एक सिंपल ही किसी फ़ोटोग्राफ को देखना और एक उसको एक क्रिएटिव वे में उसको देखना। तो जब भी मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि जो आपने अभी फ़ोटोग्राफ देखा, ये बेसिकली जो फ़ोटो है, ये वहाँ पर एक ब्रूम, जिसमें मशीन में, वो आपने देखा होगा, एक रिज पर एक फ़ोटो मशीन लगी है जिसमें नीचे ब्रूम्स हैं। तो जब ये रिज पे एक मुझे असाइनमेंट एक्चुअली ये मिला था, एक न्यूज़ एजेंसी है, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ एजेंसी है, तो उनका असाइनमेंट था। उन्होंने मुझे कहा था कि रिज के और चर्च के हमें कुछ फ़ोटोज़ चाहिए। तो मुझे लगा क्यों ना मैं रिज के कुछ ऐसे फ़ोटोज़ उनके सामने रखूं जो आज तक कभी किसी ने क्लिक ही ना किए हों या कभी किसी का ध्यान ही वहाँ पर नहीं गया। तो जब इस फ़ोटोग्राफ को मैं करने गया था तो वहाँ पर जस्ट मुझे वो व्हीकल वहाँ पे दिखाई दिया और मैंने थोड़ा सा उसके साथ में जाकर उस फ़ोटो को जब क्रिएट किया तो ये फ़ोटो इस तरह का हो गया। जी, वो नज़रिया आपका, फ़ोटो तो चर्च की सब खींचते हैं, बट देखते भी हैं और ख़रीदते भी हैं, बट वो जो नज़रिया आपने देखा वो अलग था। जी। अब इसी में बात करूँ, आपको बहुत सारे फ़ोटोग्राफी में अवार्ड्स भी मिले हैं। थोड़े से मैं अवार्ड्स पे आऊँगी कि आपको कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो आपको मिले हैं? देखिए, जब मैं पास आउट हुआ यूनिवर्सिटी से, तो जितना भी हमारा काम था ड्यूरिंग वो सेशन जो हमारा 2 साल का वहाँ पर रहा, तो सर ने कहा कि आप क्यों ना एक एग्ज़िबिशन अपना यहाँ पर कर दो, और वो टीटी हॉल अभी भी वहाँ पर है। तो उस टीटी हॉल में उन्होंने कहा कि आपको ये हॉल हम दे रहे हैं और यहाँ पर आप ऐसा कुछ कर दो। तो जब वहाँ पर शोज़ हमारे हुए तो मुझे अच्छी तरह याद है, जो मेरा शो था वहाँ पर कुछ हलचल हो गई। मैंने अपने सर को बताया, जो दिव्य हिमाचल के ब्यूरो चीफ थे, मिस्टर विजयपुरी सर। तो मैंने कहा, सर प्लीज़ आप आओ और उसका इनॉग्रेशन आपने करना है। वो कहते कि मेरे आने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना किसी और को बुलाएं। तो उन्होंने, जो आज की डेट में डिप्टी सीएम हैं श्रीमान हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, उनको उन्होंने वहाँ पर इनवाइट किया। तो उस समय मैं इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था कि किस तरह का वो उनको कैसे वो उनका वेलकम करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मैं मॉर्निंग में वहाँ पर पहुँचा, जो हलचल देखी, तो वो कहते कि आपने उनको इनवाइट कर दिया और हमें अथॉरिटीज़ को बताया भी नहीं है। तो मैंने कहा वो तो सर ने किया है। लेकिन जब अग्निहोत्री जी वहाँ पर आए तो उन्होंने जब उन पेंटिंग्स को देखा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उस एप्रिशिएशन से क्या हुआ, जो कवरेज मुझे न्यूज़पेपर्स में मिला, तो मुझे राजगढ़, जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, वहाँ से मुझे फिर उन्होंने कॉल किया और कहा कि आप यहाँ पर आओ, और वहाँ पर एक लेक्चरर की पोस्ट थी। तो मैं वहाँ पर गया सिर्फ उस एग्ज़िबिशन की वजह से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैंने अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने मुझे खुद इनवाइट वहाँ पर किया
और जो वहाँ पर डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि आपने कुछ लेकर नहीं आए आप दिखाने के लिए। तो आई सेड कि जो कैनवासेस हैं दे आर वेरी ह्यूज, बहुत बड़े हैं होते साइज़ में, बिल्कुल। तो मेरे लिए कैरी करना बड़ा टफ़ है। और वो बस में उस टाइम आना जाना होता था, ऐसा कुछ फाइनेंशियली ऐसा कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ बना दो। मैंने कहा मैं आपको बना देता हूँ। तो मैंने जब ये बात उनको कही तो उन्होंने उसी टाइम मुझे कहा कि यू आर अपॉइंटेड। जी। और आने वाले समय में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो वहाँ के जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने पूरे हिमाचल में टॉप किया था। मेरिट में एक जो गर्ल है वो टॉप थी, सपना, और एक 5th नंबर पे थी, रुचि। तो वो 2 बच्चों ने मेरा नाम रोशन किया। बिल्कुल जी। जी। और एक मैं और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, उन्हीं में एक और स्टूडेंट भी था, यशवंत। तो वो बेसिकली उस टाइम ड्राइंग मास्टर के कोर्सेज़ हुआ करते थे। जी। तो ड्राइंग मास्टर के कोर्सेज़ के लिए मुझे वहाँ पर रखा गया था। उसमें मेरे अंडर और 3 और भी इंस्ट्रक्टर थे। मुझे लगा कि वो जो लड़का है उसमें कुछ और बात है, वो मुझे लगा कि इसके लिए नहीं बना है, वो कुछ और कर सकता है। तो मैंने उसे गाइड किया कि आप एक काम करो, आप एनिमेशन का कोर्स करो, आप चंडीगढ़ जाओ। और वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग था, उसने कहना भी माना, वो गया और वहाँ से वो कोर्स कर कर वापस आया। जब वापस आया तो उसने मुझे कहा कि सर अभी तो मुझे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं है नहीं शिमला में, तो एक कोर्स यहाँ पर संजौली में करवा रहे हैं, एनिमेशन का ही है, तो मैं उसको कर लूँ। मैंने कहा कर लो बेटा, कोई बात नहीं, आप फ्री तो हो तो कर लो। जब वो बच्चा वहाँ पर गया, जो फाइल मैंने उनसे राजगढ़ में बनवाई थी, जो पोर्टफोलियो बनवाया था, पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें कि आपकी जितनी भी बेस्ट क्रिएशंस होती हैं वो सारी की सारी उसमें रखी जाती हैं। वो बेसिकली एक शो केस होता है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का। तो उस बच्चे ने वहाँ पर उस डायरेक्टर को वो दिखाया। तो उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उस बच्चे को कहा कि आप का जो कोर्स है वो तो आप करो, उसमें भी हम आपको कंसेशन देंगे, लेकिन आपने इन बच्चों को साथ में स्केचिंग सिखानी है। बिल्कुल। तो वो जो वो बहुत टर्न बड़ी ओवर उपलब्धि है कि जी, आपको जो है आपके जिनको आप सिखा रहे हैं और वो बच्चे जो हैं वो प्रूव करके भी दे रहे हैं। और थोड़ा सा अब हम आते हैं आपकी पेंटिंग पे। जी। जो पेंटिंग है, आप पेंटिंग बनाते हुए क्या विचार रहता है कि रंगों का चुनाव पहले होता है, ब्रश का चुनाव पहले होता है, या सोच का विचार पहले होता है? मुझे लगता है कि जब एक खाली कैनवस होता है तो वो आपको खुद बुला रहा होता है कि आओ और कुछ क्रिएट करो। जी। तो खाली जो कैनवस है वो आपको ही इनवाइट करता है बेसिकली कुछ क्रिएट करने के लिए। जी। बिल्कुल। तो उस समय आप किस चीज़ को ध्यान में रखते हैं? क्या चीज़, जैसे आपने बताया कि कैनवस आपको अपने आप बुलाता है कि पेंटिंग के लिए क्या। अब जो मेरे सामने एक जो एक पिक्चर है, ये जो हम एक अम्ब्रेला लेके ये लड़की को हमारे साथ सामने पड़ी है, इसको जब आप बना रहे थे तो क्या विचार था आपके दिमाग में आया? तो क्या सोच विचार थे आपके समय? जो ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये इसका जो टाइटल है वो है वंस अपॉन इन शिमला। हम अक्सर देखते हैं पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और मेनली कपल्स यहाँ पे आना पसंद करते हैं। तो जब भी वो यहाँ पर आते हैं तो उनका एक विज़न रहता है कि वो रिज पर जाएं और जो हमारा ट्रेडिशनल अटायर्स है उनको वियर करके वो उसी ट्रेडिशन में अपना फ़ोटोग्राफ वो क्लिक करें और वो उनके लिए एक मेमोरी भी होती है। तो ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये बेसिकली उसी थीम के ऊपर है कि जिसमें वो यहाँ पर शिमला आते हैं और एक ऐसी मेमोरीज़ अपने साथ लेकर जाते हैं जो हमेशा उनके साथ रहने वाली हैं ताउम्र। तो ये जो पेंटिंग है इसमें आप देख रहे हैं कि घोड़ा भी है, साथ में वो एक अम्ब्रेला है, और पीछे जो हम देख रहे हैं जो बैकग्राउंड में एक चर्च भी आप जो हमारा लैंडमार्क है रिज का वो आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस पेंटिंग में मैंने बनाई हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी जैसे आपको बताया कि जो इसका टाइटल है वंस अपॉन इन शिमला है। जी। इसी में आपने पीएचडी भी किया है। तो पीएचडी की उपलब्धि आपने कब ले कि मुझे जो है वो पीएचडी करनी है, और आपका शोध का विषय अगर मैं बात करूं तो पीएचडी का आर्ट में ही रहा है? थोड़ा सा मैं वो डिटेल जानना चाहूँगी आपसे। जी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पास आउट होने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जर्नलिज़्म में। तो साथ साथ में जर्नलिज़्म के साथ साथ जॉब के साथ साथ मुझे मौका मिला कि मैं कुछ, क्योंकि लोगों से मिलना होता था
आपको पता है जर्नलिज्म एक ऐसी लाइन है जिसमें आप हर आदमी से इंटरेक्ट करते हो और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर डे जो होता है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वहाँ पर मुझे लगा कि मेरे पास समय है और जब मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो क्यों ना इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ किया जाए जो थोड़ा सा एडवांसमेंट जिसमें मुझे मिले, मेरे कैरियर में भी मिले और मेरी एजुकेशन में भी मिले और जो नॉलेज है वो भी थोड़ी बढ़े। तो मुझे विचार आया क्यों ना पीएचडी की जाए। तो जो मेरे मेंटर हैं प्रोफेसर हिम चटर्जी, उन्हीं को मैंने कहा और हमें अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे और 2 दोस्त भी थे, तो हम तीनों को एक साथ वहाँ पर एडमिशन मिल गया। और जो मेरा सब्जेक्ट रहा है इसका, ये जो कलर्ड मैनोस्क्रिप्ट्स होते हैं, जो पांडुलिपियाँ होती हैं पेंटेड हिमाचल की, उनके ऊपर मुझे शोध कार्य करने का मौका मिला। और वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक बार किसी कवरेज के लिए सिरमौर की तरफ गया था। काफ़ी इंटीरियर पोर्शन था। तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि जो उनका पूजा स्थल है वहाँ पर उन्होंने कुछ पेंटिंग्स वहाँ पर रखी थी और जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी था। तो ध्यान से देखने पर लगा कि ये तो पांडुलिपियाँ हैं, जो कि उन लोगों को नहीं पता था। वो उनके लिए जस्ट एक पूजा के लिए, उनके लिए एक सामग्री थी कि इसकी पूजा की जाए और उन्होंने बाकायदा उसको पूजा स्थल पर उसको उन्होंने लगाया था। वहाँ से मुझे विचार आया कि क्यों ना मैं पांडुलिपियों के ऊपर अपना शोध कार्य करूं और इसी के ऊपर ही मैंने फिर अपना जो मेरा पीएचडी है वो मैंने किया और 2015 में मुझे वो डिग्री भी मिली जी। जी आपने ये जो रिदम एक एग्जीबिशन भी लगाई है, उसमें बहुत सारी पेंटिंग्स आपने लगाई और बहुत सारी पेंटिंग्स को दिखाया गया, अलग अलग पेंटिंग्स थी। तो थोड़ा सा उन पेंटिंग्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे जी। स्क्रीन पे भी हम एक पेंटिंग आपकी जो है वो देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा मैं इस पेंटिंग के बारे में जानना चाहूँगी आपसे। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली फ़ोटोग्राफ है जो कि आपको पेंटिंग लग रही है। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि किसी भी चीज़ को जो मुझे लगता है कि मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट जो फॉर्म है, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, कि वो लोगों को लगे कि जैसे कि आपको भी लगा कि वो पेंटिंग है। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा काम तो इतना ही पूरा हो गया, यहीं पे पूरा हो गया कि आपने उसको पेंटिंग बोला, मेरी फ़ोटोग्राफ को। देखिए जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कलर्स ऑफ लाइफ है बेसिकली इसका थीम। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये फ़ोटोग्राफ है कम पेंटिंग, ये ऑल इंडिया एग्जीबिशन दिल्ली में ये सिलेक्ट हो चुका है, वहाँ पे एग्जिबिट हुआ था, काफ़ी अप्रिशिएशन इसको मिली। और जैसे कि आपने कहा कि पेंटिंग, उन सभी लोगों को जो भी वहाँ पर देखने आए थे उन सभी को ये लगा कि ये पेंटिंग है जी। और ये जो आप इसमें बैलून्स देख रहे हैं ये बेसिकली शेडोज़ हैं और इसमें एक आदमी भी है जो कि रिलैक्स मूड में है। ये मैंने यहाँ पर दिखाया है कि एक आदमी जो है, जो बैलून सेलर है, वो लोगों की लाइफ में कलर्स बिखेरता है, लेकिन खुद की उसकी लाइफ जो है वो, अगर आप फोटोग्राफ को देखेंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट है, उसको ब्लैक एंड वाइट दिखाया है। जो आदमी है वो ब्लैक एंड वाइट है, बट जो बैलून्स हैं वो कलरफुल हैं। तो वो जो है अपनी लाइफ उसकी नीरस है, कलरफुल नहीं है, लेकिन वो दूसरों की ज़िंदगी में वो रंग भर रहा है। तो इसीलिए ये जो फोटोग्राफ है इसका जो थीम है वो मैंने कलर्स ऑफ लाइफ रखा था जी। जो रिदम आपके नाम की एक इंडिविजुअल आपने जो प्रदर्शनी लगाई थी, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी जी। उसमें जितनी भी हमारी पेंटिंग, जितनी मेरी पेंटिंग्स थी, वो एक सोशल जो हमारा एक दायरा होता है उसी के ऊपर थी, जिसमें कि हमारा दिनचर्या जो होती है, हमारी डेली लाइफ है, इसमें जो फोकस है वो कुछ लेडीज़ के ऊपर भी था, क्योंकि उनका जो वर्कआउट है पूरा दिन, सुबह से उठकर वो शाम तक जो उनकी दिनचर्या है, उसी को मैंने उसको वहाँ पर फोकस किया। इसमें एक पेंटिंग ऐसी भी थी जो शंख के अंदर एक गर्ल है और वो गर्ल जो है अपने आप को सेफ़ फील कर रही है। ये काफ़ी समय पहले की बात है, एक इशिता तेजाब कांड हुआ था शिमला में, और उसी को ही मैंने उस पेंटिंग में उकेरा कि वो जो गर्ल है वो पेंटिंग के वो उस शंख के अंदर है और ठीक उस शंख के बाहर कुछ कांटे भी हैं, तो वो अपने आप को सेफ फील कर रही है उस शंख के अंदर, वो बाहर नहीं आना चाहती जी। तो इस तरह के बहुत सारी उसमें पेंटिंग थी। इनमें एक बुल फाइटिंग भी थी। एक और पेंटिंग जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसी के बारे में जानना चाहूँगी जी।
ये एक लेडी है और जैसे कि आपको पता है हमारा जो हिमाचल है वो सेबों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक लेडी है जो कि एक मेमने के साथ, इसकी गोद में एक मेमना भी है और पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें एप्पल्स भी हैं। तो ये मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारा हिमाचल है वो किस तरह से समृद्ध हुआ, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फाइनेंशियली। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो पहले की स्थिति थी हिमाचल की तो वो काफ़ी ख़राब थी, दयनीय थी। लेकिन जब वो स्टोक्स जो साहब हैं उन्होंने जब वो प्लांट लेकर आए तो उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पेंटिंग के थ्रू भी उसको दिखाने की कोशिश की है कि वो सिर्फ हिमाचल ही नहीं, जो यहाँ की जनता है और हमारे पूरे स्टेट को उससे कितना फ़ायदा हुआ। तो यही इसका विषय था। जी। आपने विदेशी कलाकारों के साथ भी काम किया है, तो उनके साथ काम करने का अनुभव आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा कि आप अपनी पेंटिंग्स को, अगर मैं बात करूं और उनकी पेंटिंग्स के बारे में बात करूं, तो क्या आपको क्या डिफरेंस लगा? आपको क्या उस समय जो उनसे कुछ सीखने को मिला, या हम कहें उन्होंने हमसे कुछ सीखा, आपसे सीखा? तो थोड़ा सा मैं वो अनुभव जानना चाहूँगी। जी। जो मुझे पहला मौका मिला था वो स्वीडन की एक बहुत बड़ा ग्रुप है टेलस आर्ट करके, वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैरियर में। उन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ पर कि आप आओ और हमारे साथ कुछ काम करो। तो चंडीगढ़ में बेसिकली वो पहले था और बाद में हमें फिर देहरादून, उत्तराखंड की तरफ वहाँ पर बुलाया गया। तो वहाँ पर जब उन लोगों के साथ काम किया तो जो विज़न है उन विदेशी कलाकारों का, वो मुझे बड़ा यूनिक लगा कि एक जो वाइड आपकी थिंकिंग होती है, हम अपने आप को किसी दायरे में नहीं रखना चाहते। जो आर्टिस्ट होता है वो एक दायरे में नहीं रहता, वो बेसिकली लाइफ के हर उस पहलू को छूता है जिस पर हर किसी की नज़र नहीं जाती है। तो वहाँ पर जो आर्टिस्ट आए थे जो बाहर से, चाहे वो लुडमिला थे या फिर बहुत सारे वहाँ पर इस तरह के आर्टिस्ट थे, और एक और बहुत बड़ा नाम है वहाँ पे जो मैं थोड़ा स्किप हो रहा है मेरे माइंड से। तो उन लोगों के साथ जब काम किया तो एक जो कैनवस के साथ और कलर के साथ खेलना होता है, मतलब मैंने आपको जैसे कहा कि अपने आप को बांधना नहीं है, बिल्कुल। तो जो उससे पहले मैं अपने आप को बांध लिया करता था। लेकिन वहाँ से पता लगा कि नहीं, अपने आप को बांधना नहीं है, और जो भी विचार आपके दिल में है वो जस्ट उसके ऊपर उकेरने हैं, वो चाहे माध्यम कोई भी हो, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो वहाँ पर मैं आपको एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। मैं बिलोंग्स करता हूँ निरंकारी मिशन को, तो सत्संग जाने का मौका बचपन से ही मिलता रहा। तो जब वहाँ पर विदेशी कलाकारों के साथ काम किया तो नाइट में जब वो बॉन फायर होता था तो वो सभी अल्कोहल लेते थे। तो उनमें से एक जो लेडी थी उन्होंने मुझे कहा कि आप अल्कोहल नहीं ले रहे हो, तो आई सेड कि नहीं, आई एम नॉट अल्कोहलिक। तो वो बड़ी अमेज़ हुई कि रियली? मैंने कहा हाँ, मैंने अपने लाइफ में कभी अल्कोहल नहीं लिया है। तो जब मैंने उन्हें कहा कि मैं इस तरह से एक सत्संग है वहाँ पर जाता हूँ निरंकारी मिशन, तो शी सेड कि यस आई हर्ड दैट मिशन। तो आई सेड कि यस आई एम द फ्लावर ऑफ दैट मिशन। तो शी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड। तो उनका जो कनेक्शन है वो ऐसा बना कि वो लगातार अब उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो पेंटिंग्स, थोड़ा सा मैं पहले एक स्क्रीन पे जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जानना चाहूँगी, उसके बाद हम दूसरी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि दो बुल्स है जो शायद लड़ रहे हैं, जो मुझे जो लग रहा है। जी। तो थोड़ा सा आप मुझे इसको बताएंगे कि ये क्या है और इसको बनाते हुए आपकी क्या सोच थी? जी, जो ये पेंटिंग आप देख रहे हो, ये बेसिकली जो हमारी बुल फाइटिंग, हमारा एक कल्चर भी रहा है। हालांकि अब वो कोर्ट के जैसे ऑर्डर हुआ है कि अब बुल फाइटिंग नहीं होगी, क्योंकि इससे जो एनिमल्स वो हर्ट होते हैं, उनको चोट आती है, कुछ की तो डेथ तक हो जाती है। तो यहाँ पर एक बार मैं गया था मशोबरा की तरफ, वहाँ पर वो जो बुल फाइटिंग का मेला होता है, तो वहाँ पर मैंने उसको कवर किया एंड आई रियलाइज्ड कि ये जस्ट एक फ़ोटोग्राफ ना हो, क्यों ना इसको कैनवस के ऊपर कुछ किया जाए, इसके ऊपर कुछ काम हो सकता है। तो जब इसके ऊपर कुछ काम किया, ये ब्लैक जो आप ये बुल्स देख रहे हैं लड़ते हुए, इनको बनाया। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस पेंटिंग पे मुझे अवार्ड भी मिल चुका है। ये नेशनल एक एग्जीबिशन एंड कंपटीशन होता है जो स्टेट म्यूज़ियम हमारे बिल्कुल साथ में ही है। बिल्कुल। तो वो वहाँ पर मुझे इस पे ऑल इंडिया लेवल पे मुझे इस पे 3rd अवार्ड मिला था।
और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इसको कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि इसके ऊपर भी पेंटिंग्स बन सकती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली चारकोल से मैंने इसके ऊपर काम किया है। चारकोल वही होता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो कलर होते हैं बहुत महंगे होते हैं, ऐसा नहीं है। मीडियम कोई भी हो सकता है, मीडियम कोई भी हो सकता है। ये जो आप मीडियम देख रहे हो ये जस्ट जो चूल्हे से निकलने वाला वो बचा हुआ लकड़ी का जो पोर्शन है वो उससे इसको बनाया गया है। बिल्कुल, कि कहते हैं कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और मैं कर नहीं सकता, मेरे में हुनर है पर मैं रिसोर्सेज, कई बार जिसने जो करना है अपने आप को प्रूव जिसने करना है वो कर सकता है। जिस तरह से आपने बताया कि आपने चारकोल की मदद से इस पेंटिंग को किया और इस पेंटिंग को आपको अवार्ड भी मिला। जी बिल्कुल। ये पेंटिंग एक और हम देख रहे हैं, ये मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, ये मुझे नहीं समझ आ रही है, तो थोड़ा सा इस पेंटिंग के बारे में भी जानना चाहूँगी। ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, कुछ फाइटिंग और बुल्स या कोई कुछ लग रहा है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में। जो आपने कहा बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बुल फाइटिंग के ऊपर ही है। ये शिमला में एक आर्ट फेस्ट हुआ था, अभी रिसेंट ही हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें ये जो पेंटिंग है इसको बनाया था। वहाँ पे भी मेरा विज़न कुछ ऐसा ही था कि जो बाहर से आर्टिस्ट आए हैं उन्हें भी हमारे कल्चर का पता लगे कि जो एक हमारा हेरिटेज कल्चर है वो जस्ट यहाँ पर वो रिज या पहाड़ तक नहीं है। हमारी जो हिस्टोरिकल जो एक जर्नी है वो बहुत ही ग्रेसफुल है। तो ये जो बुल्स वहाँ पर बनाए थे ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इनको बनाया गया था और ये एक्रेलिक कलर इसके ऊपर यूज़ हुआ है। बाद में ये जो पेंटिंग है ये उन्हीं जो जिन्होंने हमें ये एग्जीबिशन के लिए मौका दिया था, ये बाद में उन्होंने अपने ही पास अपनी ही कलेक्शन में उन्होंने रखी है। मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कुछ जो पेंटिंग्स हैं वो बाहर स्वीडन एंड इस्तांबुल, इवन जो फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे वो भी बाहर हैं, जिसमें से कि आपका फ्रांस है, जर्मनी है, तो वहाँ पर भी मेरे फ़ोटोग्राफ्स उनकी कलेक्शन में हैं। इस्तांबुल में भी हैं और स्वीडन में भी हैं। जी, बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं देश ही नहीं प्रदेश में विदेशों में भी जो है इसका विशेष नाम है। एक कलाकार जो अपने कला को दूसरों को सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप एक बतौर शिक्षक जो हैं दूसरों को, बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और आपने जैसे एक एग्जाम्पल दिया था एक बच्चे का कि उसके हुनर को आपने पहचाना। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि आपने जब उस बच्चों के हुनर को देखते हैं तो किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं। कई बच्चे होते हैं वो करना चाहते हैं पर वो स्किल नहीं होते, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हुनर होता है वो करना नहीं चाहते हैं। तो किस तरह से आप उनको सिखाते हैं और किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखते हैं? जैसा कि आपने कहा कि उन बच्चों को कैसे सिखाया जाए, मुझे लगता है कि सिखाना नहीं चाहिए, उनके सामने बनाना चाहिए। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं बच्चों के सामने, अगर मैं कहूँगा कि बेटा आपने इस बिल्डिंग को बनाना है, तो वो डेफिनेटली थोड़ा हिचकेगा, थोड़ा उससे लगेगा कि कैसे बनाऊँ। लेकिन अगर मैं उसके सामने पहले बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि बेटा आप इधर आओ। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं कहता कि आप आओ देखो, सिर्फ क्रिएट करता हूँ, वो अपने आप आ जाते हैं। जी। आते वही हैं जो आर्ट लवर हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करना है। तो करने का तरीका जो है वो जस्ट बनाना है। तो जो हम कुछ भी क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंस्पायर होते हैं कुछ भी बनाने के लिए। ये तो हम स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये जो है हिमाचल में इनका बहुत ही टेरर भी है, और ये पिक्चर तो बहुत ही, आप एक पिक्चर दोबारा देखेंगे हमारी स्क्रीन पे, ये बहुत रेयर है कि एक तरफ ह्यूमन बीइंग है और दूसरी तरफ यहाँ के जिनका टेरर बहुत ज़्यादा है वो है, और ये पिक्चर बहुत ही क्या शो करना चाह रहे हैं आप इस पिक्चर में? जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा शिमला है या पूरा प्रदेश, हम देखते हैं कि बंदरों का काफ़ी आतंक भी है। तो हमने अक्सर यही देखा है कि वो आतंक फैलाते हैं, परेशान करते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा पॉजिटिविटी को साथ में लिया कि वो ठीक है, वो आतंक भी फैलाते हैं, परेशान भी करते हैं, लेकिन वो भी हमारा एक पार्ट है, वो भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। तो जो अभी जैसे हमने फ़ोटोग्राफ देखा, तो वो भी मैंने उसमें एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म में उसको किया है कि जिसमें कि वो एक मंकी है और वो इनसाइड द एक वो टेंट था, वो बेसिकली उसके अंदर आ गया था एंड ही वाज प्लेइंग विद दैट टेंट।
तो एक मुझे ये रोज लेके भी देख रहे हैं हम इस पिक्चर को, कुछ बहुत ही अलग अलग, और ये देखिए एक और पिक्चर पे दिखा रही हूँ, ये सब कुछ क्या बयां करना चाहते हैं आप? थोड़ा सा मैं इन सब पिक्चर्स को बिल्कुल को इंक्लूड करूँ तो आप क्या बयां करना चाहते हैं इसमें? जैसे अभी आपने देखा कि एक बंदरिया है, उसके हाथ में एक फ्लावर था गुलाब का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट रहा हूँ, तो मुझे ट्रिब्यून से एक असाइनमेंट मिला कि वैलेंटाइन डे है और यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू, जो कुछ यूनिक सा हो। तो मैं उस दिन पूरा दिन घूमता रहा, तो बाकी जैसे देख रहा था कि कोई बॉय है, किसी गर्ल को फ्लावर दे रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, वो गिफ्ट कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सभी कवर करते हैं। सभी कवर करते, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मैं कुछ और सर्च करता हूँ। मुझे पूरा दिन हो गया, मेरे पास एक भी फ़ोटोग्राफ उस दिन नहीं था, और मुझे लगा कि मैं शाम को जब जाने का टाइम हुआ ऑफिस की तरफ, तो सडनली देखा कि मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ इसके लिए कि वहाँ पर मैंने देखा कि एक बंदरिया है, और डेफिनेटली किसी न किसी गर्ल ने किसी बॉय को वो फ्लावर दिया होगा, या बॉय ने गर्ल को दिया होगा, और वो उन्होंने कहीं फेंक दिया होगा, लेकिन उस बंदरिया ने उसको उठा लिया। उस बंदरिया ने उसको उठा के अपने हाथ में रखा था, और उस फोटोग्राफ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शी वाज वेटिंग फॉर मंकी। वो अपने उसको दे रहे, वो भी वैलेंटाइन बनाना चाहते थे। तो वो जो फोटोग्राफ था उसको मेनली वो उस पेज पर लिया गया, काफ़ी बड़ा उसको स्पेस दिया गया, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उस फोटोग्राफ को बहुत बढ़िया स्पेस मिला था, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह से मैंने जो मंकीज़, आपने एक फ़ोटोग्राफ और देखा जिसमें एक मंकी है, वो आइसक्रीम खा रहा है, और सेम टाइम पर एक गर्ल भी है, एक टूरिस्ट है जो कि वो भी इंजॉय कर रही है। तो मैंने उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि इंजॉय सबका होता है, इंजॉय सब करते हैं। हमें ये लगता है कि जानवर जो इंजॉय नहीं करते, इंजॉय तो सबका होता है, लेकिन उसको थोड़ा पॉजिटिविटी में अगर देखें तो ये बेसिकली उसमें एक पॉजिटिविटी एंड इंजॉय इस फोटो में मैंने दिखाने की कोशिश की है। जी, आपने कई फ़ोटो प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, तो सबसे ज़्यादा कौन से फ़ोटो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके लिए सबसे खास रहे हैं? जी, फ़ोटो प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फ़ोटोज़ ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी टेबल बुक है, जिसे जो हमारे माननीय हमारे जगत नड्डा जी हैं, तो उन्होंने उस बुक का इनॉग्रल फंक्शन जो था वो उस बुक के लिए आए थे, और अनावरण वो जो कैफ़े बुक टेबल बुक है वो उसका अनावरण उन्होंने ही किया था। तो उस फोटोग्राफ के लिए बेसिकली हमें पूरे हिमाचल में ही कहीं ना कहीं जाते रहे। उसमें भी मैं कुछ आपको थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो स्पीति है, जब वहाँ पर जाना हुआ तो वो टाइम बहुत अच्छा था कि वहाँ पर वो पोटैटोज़ वहाँ पर उस टाइम निकाल रहे थे। तो वो पोटैटोज़ निकालते निकालते वो जब फ़ोटोज़ हमने देखे तो वो मुझे लगा कि ये यूनिक सा वो फ़ोटो होगा, क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है। बिल्कुल, वो टाइम जो है वो टूरिस्ट के लिए है ही नहीं। तो ये जो एक फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं हम, ये टूरिस्ट की पिक्चर्स भी मुझे लगता है कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ खड़ी हैं, और साथ में कुछ चिंगारियाँ सी दिख रही हैं, कोयला सा जलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा मुझे ये टूरिस्ट की आपने बात की, तो इस पिक्चर को भी मैं जानना चाहूँगी आपसे। मैं आपको एक चीज़ और इसमें बताना भूल गया था। दिव्य हिमाचल के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली राजगढ़ के बाद मैं वापस शिमला आ गया था, क्योंकि मुझे थोड़ा एडवांसमेंट चाहिए था अपनी एजुकेशन के लिए, जो कि वहाँ पॉसिबल नहीं था। 2006 में मैंने नेट भी क्वालिफाई किया, जो कि उसी दौरान किया था राजगढ़ में उन बच्चों को पढ़ाते हुए। जब मैं शिमला आया तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद से लेके आज तक कभी भी किसी जॉब के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, चाहे वो ट्रिब्यून हो या वर्ल्ड वाइड न्यूज़ एजेंसीज हो, जैसे कि फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है AFP, या EPA है, जर्मन न्यूज़ एजेंसी है, या रॉयटर्स है। तो इन किसी भी न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। दे अप्रोच मी, और जो आप ये फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं ये AFP में यूज़ हुआ था, फ्रांस की जो न्यूज़ एजेंसी है। उनका असाइनमेंट था कि मुझे जो कॉर्न्स हैं उन्होंने कहा कि हमें वो उसकी फ़ोटोग्राफ चाहिए, और जो आप फ़ोटो ये देख रहे हो मुझे लगा कि क्यों ना इससे प्ले किया जाए। ये शटर स्पीड जो है इस कैमरा की वो काफ़ी लो थी, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए कोई भी ट्राइपॉड यूज़ नहीं किया। इसके लिए मैंने काफ़ी देर अपनी जो ब्रीथ है उसको थोड़ा कंट्रोल किया, ताकि वो जो कैमरा है वो शेक ना हो। और वो जो ट्रैवल हम देख रहे हैं, जो वो जर्नी है वो एक चिंगारी की, वो मल्टीप्लाई होती गई। वो मल्टीप्लाई होने की वजह से वो जो फोटोग्राफ है वो इस तरह का यूनिक हो गया।
तो वो उसमें एक एब्स्ट्रैक्शन, जो मैंने आपको कहा कि जो फोटोग्राफ्स हैं उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म वो लाना, वो वहाँ पर पॉसिबल हो पाया। जी। और डॉक्टर अमित, हमें पर बात करने के लिए बहुत कुछ है, आपकी बहुत सारी पिक्चर्स है, अभी तो हमने आधी ही देखी हैं, पर हमें मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को लास्ट में आप जाते जाते एक संदेश दें कि जो कला के क्षेत्र में अपने को प्रूव करना चाहते हैं, जो कला के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा उन अभिभावकों से आग्रह रहेगा कि जो अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें, किसी को भी बच्चे को, कि आपको यही बनना है। देखिए, जो बच्चे की प्रतिभा है वो बचपन में ही पता लग जाती है कि वो क्या बनना चाहता है। तो कभी भी उसको प्रेशराइज ना किया जाए, वो जो भी बनना चाहता है उसे मौका दें, क्योंकि जो वो बनेगा वो उसमें उसकी शिद्दत होगी, क्योंकि उसका दिल उसमें करेगा कि मैंने ये करना है। अगर मैं अपने बच्चे को कहता हूँ कि नहीं बेटा तूने डॉक्टर ही बनना है, तो मैं उसके लिए उसको प्रेशर डालूंगा कि अब आपने ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, वो उसका जो शौक़ है म्यूज़िक में है, तो क्यों ना, ठीक है, उसका कैरियर भी है वहाँ पर, उसको हॉबी भी चाहिए लेकिन उसका कैरियर भी है साथ में। अगर उसको हॉबी उसकी म्यूज़िक है तो वो भी साथ में चलने दी जाए, क्या पता उसकी लाइफ में आगे क्या लिखा है। जी। डॉक्टर अमित, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी। हर कलाकार अपने रंगों को देखने का एक अलग नज़रिया होता है। डॉक्टर अमित की बात से हमें पता चला कि पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं होती है, ये एक आईना है जो व्यक्ति के भीतर की भावनाओं को उजागर करता है और उसे व्यक्त करता है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।